चलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से अल्कीन के ऊपर हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स का एक्शन करते हैं और मार्कोनिक रूल लगा के हम लोग मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज द एक्शन ऑफ B2H6 यानी डाइबोरेन ऑन अल्कीन। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अब उसके अंदर थोड़ा सा एक्सटेंशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और फिर हम लोग नए मेथड से शुरू करेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि सपोज अपने पास में ये कोई अल्कीन है कुछ इस तरह से जिसका नाम है प्रोपीन, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब इसके अंदर मैंने B2H6 अगर ऐड किया तो दिस इज B2H6। नाउ वी कम टू नो दैट बोरॉन है, हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। बोरॉन इज अ मेटल, इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन हियर विल बी डेल्टा नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कौन है? हाइड्रोजन। वो कहां पर अटैक करेगा? जहां हाइड्रोजन आइटम कम है। यही मार्कोनिक रूल है कि नहीं? तो दिस हैज टू कम ओवर हियर एंड द बोरॉन विल अटैच ओवर हियर। सही बात है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल आई गेट द मेजर प्रोडक्ट हियर। हमको इस रिएक्शन में सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही मेंशन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स CH3। ठीक है, दिस विल बिकम CH2, दिस विल बिकम CH2 एंड CH2 पे आने वाला है बोरॉन। नाउ बैलेंसिंग पार्ट इज वेरी इजी, वी नो बोरॉन मेक्स 3 बॉन्ड। राइट नाउ बोरॉन इज मेकिंग 1 बॉन्ड, तो दिस होल ग्रुप विल बी 3 टाइम्स। करेक्ट, नाउ 1 boron makes 3 bond ना, but there are 2 borons that we have, so we'll put 2 over here. Correct, so this is how we get 2 boron and 6 times of carbon chain. So I'll simply mention 6 times of carbon chain here. करेक्ट, बाद में हमने इसके अंदर क्या किया था, वी यूज्ड aqueous NaOH प्लस पेरोक्साइड। तो जहां पर भी P है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो दिस विल बिकम CH3, CH2, CH2 एंड OH लाइक दिस। ये 6 बार है तो ये भी 6 बार बनेगा एंड द बोरॉन बिकम्स BOH थ्राइस। कुछ इस तरह से ये लीव हो जाएगा। दिस इज हाउ वी गेट 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर मैं सिंपली कहूं तो प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पर हमको IUPAC नेम में मिल रहा है। सही है, यही मेथड था जो हमने किया था लास्ट टाइम में। नाउ सेकेंड ट्रिक जो मैं इसमें करने वाला वो क्या है कि इंस्टेड ऑफ B2H6, इसका नाम था डाइबोरेन। ठीक है, इंस्टेड ऑफ B2H6 मैं सिर्फ बोरेन भी यूज कर सकता हूँ यानी BH3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आई कैन ऑल्सो यूज BH3 instead of B2H6, but the thing is BH3 is little bit unstable, so BH3 is always to be used in presence of THF. THF is nothing but tetrahydrourane. So instead of B2H6 I can also use BH3THF. ठीक है, तो BH3THF यूज करने पर फर्क क्या पड़ेगा रिएक्शन में? देखो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ बैलेंसिंग में पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यही इसी के ऊपर करता हूँ कि अगर हमारे पास में ये प्रोटीन रखा हुआ है, ठीक है, लेट मी राइट इट डाउन, प्रोटीन, और इसमें मैं B2H6 की जगह BH3 यूज करूँ तो BH3 इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और BH3 को जब भी यूज करेंगे तो रिमेंबर इन द प्रेजेंस ऑफ THF करना होगा, बिकॉज THF इज द सॉल्वेंट विच स्टेबिलाइजेस BH3। तो THF नहीं होगा तो BH3 विल नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना, अगर आप B2H6 यूज करेंगे तो ऐसा कोई सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट व्हेनेवर यू यूज BH3 तो यू हैव गॉट टू यूज अ सॉल्वेंट कॉल्ड एज THF। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज द नेम फॉर दैट THF। आई होप यू ऑलरेडी नो इट। अब क्या होगा यहाँ पे सेम फंडा, B इज पॉजिटिव, H इज नेगेटिव, तो यू हैव जस्ट टू ट्रांसफर द नेगेटिव पार्ट टू द कार्बन एटम विच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। तो ये यहाँ आ जाएगा और बोरॉन विल अटैच ओवर हियर, तो ये हो जाएगा अगेन CH3, CH2, दिस विल बिकम CH2 एंड द बोरॉन विल अटैच ऑन दिस कार्बन एटम। नाउ बोरॉन मेक्स 3 बॉन्ड्स, तो यहाँ पर जो बोरॉन है वो इसको कितनी बार बनाएगा? 3 बॉन्ड। अब देखो जब आप B2H6 यूज करते थे बेटा, देयर आर हाउ मेनी बोरॉन्स? 2, तो दैट इज टू बैलेंस दोस 2 बोरॉन्स आपने यहाँ पर आगे 2 लिखा था। पर जब आप BH3 यूज करते हैं आपके पास कितने बोरॉन है? सिर्फ एक ही बोरॉन है, तो यहाँ पर मुझे बैलेंस करने के लिए 1 ही जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर 2 बोरॉन होता तो हमको आगे 2 लिखना पड़ता टू बैलेंस बोरॉन्स, बट यहाँ पर एक ही बोरॉन है तो जो ऑलरेडी बैलेंस आउट हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोरॉन ऑलरेडी मेक्स 3 बॉन्ड हियर, कार्बन चेंज हाउ मच टाइम्स? 3 टाइम्स, तो इधर भी क्या आ जाएगा बेटा? 3 टाइम्स आएगा। बस इतना ही फर्क है इस रिएक्शन के अंदर। इसके बाद में नॉर्मल प्रोसीजर यूज करेंगे, aqueous NaOH प्लस पेरोक्साइड यूज करेंगे बेटा, तो बोरॉन हट जाएगा, उसकी जगह OH ग्रुप आ जाएगा, तो दिस इज बिकम CH3, CH2, CH2, OH एंड द बोरॉन बिकम्स BOH थ्राइस। ठीक है, दिस वे। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन B2H6 एंड BH3THF इज द बैलेंसिंग। ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो 6 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 6 टाइम्स बनता है और BOH थ्राइस 2 टाइम्स बनता है। यहाँ पर सब कुछ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, 3 बार, 1 बार, ये भी एक ही बार बनेगा प्रोडक्ट। अल्कोहल जो है वो कितनी बार? 3 बार कार्बन चेन, तो अल्कोहल 3 बार बनेगा और BOH थ्राइस भी एक ही बार बनेगा बिकॉज एक ही बोरॉन यूज किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ लिटिल बिट एक्सटेंशन ऑफ B2H6 वाला कंपाउंड ओनली। तो B2H6 एक्चुअली इसको डाइबोरेन बोलते हैं बिकॉज इट इज अ डाइमर ऑफ बोरेन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय डाइमर ऑफ बोरेन। अगर आपको नहीं समझता है तो डोंट वरी, आपको एक चैप्टर आएगा पी ब्लॉक जहां पर आपको बोरेन के कंपाउंड्स और फिर बोरेन डाइबोरेन के एक्स्ट्रा नॉलेज दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वहां पर आप सीख लेंगे पी ब्लॉक चैप्टर में। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ तक इतना ही है। ठीक है, अब इसके आगे के रिएक्शंस देखते हैं।
देखो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेयर्स टेस्ट। ठीक है, BAYERS, बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट का दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, अब व्हाट इज हाइड्रोक्सिलेशन? इसका मतलब होता है बेटा एडिशन, ठीक है, ऑफ OH ग्रुप। अगर OH ग्रुप का आप एडिशन कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। इस रिएक्शन के अंदर ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेयर्स टेस्ट एक नेम रिएक्शन जैसा है, इसलिए हम इसके अंदर जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं, ठीक है, रिएजेंट जो हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट। तो बेटा बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4। ठीक है, तो देखो बहुत सारी कंडीशन है इसके अंदर। सबसे पहले वो कोल्ड भी होना चाहिए, वो डाइल्यूट भी होना चाहिए, वो अल्कलाइन भी होना चाहिए। कौन? KMNO4। तो KMNO4 इज अ पाउडर, उसको पहले हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 हो जाएगा। फिर उसको हम लोग अल्कली यानी थोड़ा सा बेस के प्रेजेंस में डिजोल्व करेंगे, यानी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ NaOH या फिर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ KOH जरूर डालेंगे उसके अंदर, और पूरे मिक्सचर को कोल्ड करेंगे, इसलिए ये हो जाएगा कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4। ठीक है, तो ध्यान रखना ये मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4। तो चलिए अब देखते हैं इसका एक्शन अगर हम अल्कीन पर करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा कि अल्कीन मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें होता है। ठीक है, जब इसके अंदर हम रिएजेंट ऐड करेंगे कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, ठीक है, KMNO4, तो एक्चुअली होता क्या है कि देखो KMNO4 जो होता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल देगा और सामने वाले के अंदर ऑक्सीजन ठूस देगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, और डाइल्यूट होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे। तो रिएक्शन क्या होगा कि अल्कीन में जब आपने कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 डाला तो वाटर तो था ही, क्योंकि डाइल्यूट बोला है आपने। एक नेसेंट ऑक्सीजन कौन देगा, अपना अल्कलाइन KMNO4 दे देगा। तो होता क्या है कि वाटर H2O रिएक्ट्स विथ नेसेंट ऑक्सीजन। कैसे रिएक्ट करेगा, देखो H2O का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली ऐसा लिखते हैं HOH। तो जब नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, H नेसेंट ऑक्सीजन भी कनेक्ट हो जाएगा एंड दिस विल बिकम OH। तो इफ यू लुक एट इट, ऑक्सीजनेटेड वाटर या फिर ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और इसी को हम पढ़ते हैं H2O2, मतलब क्या है, ये पेरोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पेरोक्साइड। ठीक है, लाइक दैट। तो उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन आपको समझ में आपको कि वाटर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो किस तरह से पेरोक्साइड बनता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसकी जगह सिंपली इंस्टेड ऑफ दिस होल लाइक दिस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ऐसा लिखने की जगह पे आप सिंपली HOOH ऐसा भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, नाउ यू लुक एट इट, HOOH इज अ पेरोक्साइड एंड पेरोक्साइड इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट इफ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली। इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो जब सिमेट्रिकल रिएजेंट होता है तो हमें कोई मार्कोनी रूल या कोई भी रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें से एक ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर प्लेस ऑक्यूपाई करेगा और उसमें से ये वाला ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन पर प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, ये हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हो जाएगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसमें से एक OH ग्रुप मान लो ये पोजीशन ऑक्यूपाई करता है तो दूसरा OH ग्रुप ये वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंपाउंड बन रहा है, आपको नहीं लगता बाजू बाजू में, इसलिए मुझे कहना चाहिए विसिनल। ठीक है, और अल्कोहल है तो मुझे कहना चाहिए डाइऑल। ठीक है, अगर दोनों X होते, हेलोजन होते, तो हम कैसे बोलते हैं, विसिनल डाइलाइट, जो मैं पहले करा चुका हूं आपको। उसी तरह से ये विसिनल डाइलाइट नहीं है बट ये है विसिनल अल्कोहल, और विसिनल अल्कोहल को ही प्यार से बेटा ग्लाइकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्लाइकॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से बेटा अल्कीन जो है हमने ग्लाइकॉल में कन्वर्ट कर दिया है बाय हाइड्रोक्सिलेशन बाय यूजिंग बेयर्स रिएजेंट, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेयर्स टेस्ट। नाउ द थिंग इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज बेयर्स टेस्ट। ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई वेदर वी आर डूइंग रिएक्शन ऑन अल्कीन और नॉट। क्योंकि देखो अल्कलाइन KMNO4 कोल्ड हो, डाइल्यूट हो, अल्कलाइन हो, KMNO4 हो, कलर क्या रहेगा? पर्पल रहेगा। उस सोल्यूशन का पूरा कलर पर्पल रहेगा। ठीक है, तो जब पर्पल कलर का रिएजेंट आप इसमें ऐड करोगे तो आपको नहीं लगता पर्पल कलर का रिएजेंट विल अंडरगो सम चेंज, KMNO विल अंडरगो सम चेंज बिकॉज इट इज गिविंग ऑक्सीजन और दैट ऑक्सीजन इज रिएक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म पेरोक्साइड। तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा पेरोक्साइड इसके साथ रिएक्ट करते जाएगा, ग्लाइकॉल बनते जाएगा।
अल्कीन इज कलरलेस, पेरोक्साइड इज कलरलेस, ग्लाइकॉल इज कलरलेस. Only colored compound is KMnO4, which is also getting converted into some another compound. Right now we are not knowing कि ये KMnO4 अपने आप को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर लेगा. That is not important for us, but do remember कि अल्कलाइन KMnO4 का जो पर्पल कलर है धीरे धीरे रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अल्कीन के साथ रिएक्शन होते जाएगा और ये प्रोडक्ट बनते जाएगा. पर्पल कलर विल स्टार्ट टू फेड अवे, मतलब धीरे धीरे पर्पल कलर गायब होते चले जाएगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको पता चलेगा कि पर्पल कलर पूरी तरह से कलरलेस हो गया. द सोल्यूशन बिकम्स कंप्लीटली कलरलेस बिकॉज KMnO4 जो दूसरे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है वो भी कलरलेस है, ये तो कलरलेस होता है, ये अल्कीन भी कलरलेस है और ग्लाइकॉल भी कलरलेस है. तो अब जैसे जैसे पर्पल कलर ऐड करते जाओगे वो पर्पल कलर वैनिश होता हुआ नजर आएगा. तो इससे हम समझ सकते हैं बेटा कि ये जो रिएक्शन है अगर किसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन अगर होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं तब सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, वहां पर कुछ एडिशन होता है, इसी को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं. तो जब भी एडिशन रिएक्शन होगा अल्कलाइन KMnO4 का, उसका पर्पल कलर वैनिश होगा. ठीक है, और सोचो अगर यही रिएक्शन में अल्केन पे करता, अल्केन के पास में तो कोई पाई बॉन्ड होता ही नहीं है ब्रेक होने के लिए, तो अगर वहां पर कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं ब्रेक होने के लिए तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा. मतलब वहां पर जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर एज इट इज मिलेगा. तो बेयर्स टेस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज, लिख देता हूं यहाँ पर, टेस्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई unsaturated compound, unsaturated compounds. ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का पता लगाया जा सकता है. अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है तो जो पर्पल कलर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पर्पल कलर किसका, KMnO4 का, पर्पल कलर विल बिकम कलरलेस. तो यू विल ऑब्जर्व कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. एंड इफ द कंपाउंड इज सैचुरेटेड, पर्पल कलर विल बी सैचुरेटेड, आई मीन पर्पल कलर विल बी एज इट इज. ठीक है, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा. तो वंस आई सी कि कलर चेंज हो रहा है, आई विल कंफर्म दैट जो भी रिएक्शन हो रहा है वो मेरे किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ हो रहा है. यहाँ पर अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन है, सिमिलरली अल्काइंस में भी हो सकता है. तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा और बेयर्स रिएजेंट अच्छी तरह से समझ में आ होगा. ठीक है, तो इसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स हम जरूर देखेंगे, पर इसको आपको अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए और चाहिए तो एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ना भी चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड. अदरवाइज मैंने सारी चीजें बताई है और अच्छे से आप नोट्स बनाओगे तो एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड ओनली. जैसे मान लो एग्जांपल में अपने को दिया है कि एक्शन ऑफ कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 ऑन इथीन. तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि इथीन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2. फिर आपको यहाँ पर एरो पे लिखना होगा कि कोल्ड भी बोला है बेटा, डाइल्यूट भी बोला है, अल्कलाइन भी बोला है. ठीक है, और KMnO4 बोला है. तो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन डाइल्यूट मतलब जो वाटर आपने ऐड किया था उसके साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, और आपको इसका रिएक्शन पता होना चाहिए कि वंस वाटर रिएक्ट्स विद नेसेंट ऑक्सीजन इट बिकम्स H2O2 दैट इज पेरोक्साइड. और पेरोक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है HOOH, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ये ऐसा डैश करके आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू मेंशन दिस पार्ट, बट इतना लिखा तो भी टीचर को समझ में आएगा. ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर OH और OH जनरेट होगा तो एक OH ये पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक OH ये पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा. तो CH2 डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा बेटा, OH लग जाएगा. तो अगर इसको हम बहुत ध्यान से देखें बेटा तो दिस इज नथिंग बट इथिलीन. इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ बेटा मैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है, ये कॉमन नेम है, अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो डोंट वरी, 12th में वापस आने वाला है ये, तो वहां पर भी अच्छे से सीख सकते हैं. या फिर IUPAC तो आप कभी भी लिख ही सकते हैं. ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन 1 2 नंबरिंग कर दो तो 2 कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो रहा है तो ई लिखना चाहिए, 1,2 डाइऑल. तो ये आ जाएगा इथेन 1,2 डाइऑल. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा फिर किस तरह से ये रिएक्शन हुआ. आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको कलर चेंज क्या ऑब्जर्व करने मिलेगा. देखिए डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब इससे रिएक्शन करता है तो KMnO4 जो है वो अपना ऑक्सीजन देके अपने आप को चेंज कर लेता है. दैट इज वाई पर्पल कलर विद गेट कलरलेस. ठीक है, तो यहाँ पर कलर चेंज ऑब्जर्व इज पर्पल टू कलरलेस. उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा. इसी तरह से एक और रिएक्शन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, जैसे एक्शन ऑफ मान लो KOH प्लस, ऐसा लेता हूँ एक्वियस KOH प्लस KMnO4. तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए कहा गया है. देखिए एक्वियस मतलब वाटर, KOH यानी कोई बेस है मतलब अल्कली हो गया, तो वाटर है, अल्कली है, KMnO4 है और कोल्ड कंडीशन भी लिखा हुआ है. ठीक है, या फिर नहीं भी लिखा हुआ है तो इट इज कॉमन सेंस कि भाई ये कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 की बात कर रहा है, बस लिखने का तरीका अलग है. मैंने जानबूझ के कोई बेस का नाम लिख के दिया, एक्वियस यानी वाटर लिख के दिया, KMnO4 लिख के दिया, कोल्ड भी है.
तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके क्वेश्चन को घुमा के पूछने के, बट आपको रिएक्शन पता होगा तो कोई भी चीज इजी लगेगी। तो देखो एक्शन ऑफ अल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 ऑन, मान लेते आई विल आस्क ऑन 2-मिथाइल प्रोपीन, तो इसके ऊपर आप एक्शन करके बता सकते हैं, जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और दोनों ही कार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड है वहां पर OH ग्रुप लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। और इसमें से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2-मिथाइल प्रोपेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्व करके आपको यही आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देखिए, अगर नहीं आता है तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिए, अगर या फिर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो भी मुझे बता सकते हैं। इस तरह से मैं किसी भी अल्कीन के ऊपर ये रिएक्शन करके बता सकता हूँ। ज्यादा एग्जांपल्स देखने की जरूरत नहीं, आई गेस आपका ग्रिप अब थोड़ा थोड़ा बनते जा रहा होगा इस चैप्टर के। तो देखो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उस रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस ये वर्ड आप जब भी सुनेंगे याद रखना, इट इज रिएक्शन विथ ओजोन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूरा रिएक्शन 12th में भी आता है। रिएक्शन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, आई विल नॉट से इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, बट इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट विद प्रैक्टिस यू कैन इजीली गेट इट ऑन। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना, ओजोनोलिसिस लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये ओजोनोलिसिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का ही होता है, यानी यहाँ पर ओजोनोलिसिस जो है हम अल्कीन का कर ही रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ओजोनोलिसिस इज नथिंग बट रिएक्शन विथ ओजोन। ठीक है, अब ओजोन क्या होता है? ओजोन इज नथिंग बट O3, इट्स अ अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, बट डू रिमेंबर O3 ओजोन होता है। तो देखिए ध्यान से बहुत जरा, क्या अगर हमें जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है, तो जनरल रिएक्शन में क्या लिखेंगे? कोई अल्कीन होगा, मतलब कार्बन टू कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये कुछ इस तरह से। जब इसको आप ओजोन से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा? ओजोन मतलब 3 ऑक्सीजन से जब आप रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। बोथ ऑफ दीज बॉन्ड्स विल ब्रेक। ठीक है, तो पहले ब्रेक करो बॉन्ड, फिर देखेंगे क्या होगा। ये कार्बन और इसके बॉन्ड्स एज इट इज, ये कार्बन और इसके बॉन्ड्स एज इट इज। यहाँ का पाई बॉन्ड भी ब्रेक होगा और सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ठीक है, जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 और बॉन्ड बनने की क्षमता बन जाएगी, और जब सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 और बॉन्ड बनने की क्षमता हो जाएगी। मतलब इफ यू ब्रेक 1 बॉन्ड यू विल गेट 2 सिग्मा बॉन्ड्स, इफ यू ब्रेक 2 बॉन्ड्स यू विल गेट 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, जिसके वजह से इस पर 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं और इस पर भी 2 बॉन्ड्स बन सकते हैं और इन दोनों के बीच में हमको 3 ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? ये 2 कार्बन है, मैं ऐसे समझता हूँ कि ये 2 भाई है और उनके बीच में 3 लड्डू को बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? एक लड्डू एक भाई का, दूसरा लड्डू दूसरे भाई का। लड्डू मीन्स ऑक्सीजन बिकॉज इट इज राउंड इन शेप, जस्ट वे टू अंडरस्टैंड। और एक लड्डू जो है वो इन दोनों के बीच में, बिकॉज दोनों आधा आधा खाएंगे। करेक्ट, तो बॉन्ड इससे भी बनेगा और इससे भी बनेगा। तो डू रिमेम्बर, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, 2 पहले से थे, एक यहाँ बना एक यहाँ बना। इसके भी 4 बॉन्ड हो गए, 2 पहले से थे, एक यहाँ बना एक यहाँ बना। वैसे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। तो इस ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड हो चुके हैं, बट इस ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन का भी एक ही बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड इनके आपस में बनेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि आपको बीच में से दोनों बॉन्ड्स हटा देने हैं और उनके अक्रॉस 3 ऑक्सीजन को बांटना है, सच दैट एक कार्बन को एक ऑक्सीजन मिले, दूसरे कार्बन को दूसरा ऑक्सीजन मिले और एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन के बीच में बट जाए, कुछ इस तरह से। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास में बन रहा है, हैविंग 3 ऑक्सीजन एटम्स बिटवीन कार्बन एटम्स, तो इसी स्ट्रक्चर को हम ओजोनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओजोनॉइड कहते हैं। ठीक है, अब ये ओजोनॉइड के अंदर हमको आगे करना होता है एक्शन ऑफ जिंक एंड वाटर। तो हम जिंक और वाटर दोनों जगह ऐड करते हैं, तो ये ओजोनॉइड का ब्रेकिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग है, ध्यान रखना क्या करना है। यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑक्सीजन है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर जो बटा हुआ है 2 कार्बन के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि ये ही ऑक्सीजन एक ऐसा ऑक्सीजन है जो दोनों के बीच में बटा हुआ है। तो आपको क्या करना है? ये जो बटा हुआ ऑक्सीजन है इसको ऐसे ब्रेक कर देना है। देखो, दिस इज हाउ वी ब्रेक द बॉन्ड्स। करेक्ट, तो ये जो बटा हुआ ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ चले जाएगा, तो जिंक रिएक्ट्स विद दिस ऑक्सीजन टू फॉर्म ZnO, जिंक ऑक्साइड। वो निकल गया यहाँ से ऐसे साइड प्रोडक्ट। आफ्टर दैट क्या होगा कि ये कंपाउंड, ये कार्बन अपना एक ऑक्सीजन लेके लीव करेगा, तो बॉन्ड्स विल ब्रेक लाइक दिस। ये पूरा सेक्शन अलग हो जाएगा। एंड सिमिलरली बॉन्ड्स विल आल्सो ब्रेक लाइक दिस। ठीक है, तो ये पूरा सेक्शन अलग हो जाएगा। मीन्स व्हाट? दिस ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड विल आल्सो ब्रेक, बट फर्स्ट दिस ऑक्सीजन यू हैव टू रिमूव विद जिंक, यू रिमेंबर दैट। ठीक है, अब क्या होगा? लेट अस कंसीडर दिस इज अ कार्बन एटम विच हैज 2 बॉन्ड्स, है ना, उसके पास एक ऑक्सीजन भी है लाइक दिस। करेक्ट, और ये पूरा सेगमेंट अलग हो गया, सबसे टूट गया, यहां से भी टूट गया, यहां से भी टूट गया।
तो अगर इस कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने तो उनको एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, सो दैट कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाए और ऑक्सीजन के भी क्या हो जाए 2 बॉन्ड हो जाए। तो डोंट यू थिंक आपको C डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ ग्रुप मिलेगा। प्लस इस साइड में भी ऐसा ही होगा कि कार्बन है उसके 2 बॉन्ड्स है, इट इज कनेक्टेड विथ 1 ऑक्सीजन। अगर 4 बॉन्ड कंप्लीट करने तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लाना ही पड़ेगा। तो आपको है ना 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे, एक्चुअली 3 कंपाउंड्स, ये एक, ये दूसरा और ये ZNO जो मिला वो तीसरा कंपाउंड है। ठीक है, तो 2 ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिनके अंदर C डबल बॉन्ड और ग्रुप लिखा है, मतलब या तो ये अल्डिहाइड हो सकता है या तो ये कीटोन हो सकता है। क्योंकि अगर C डबल बॉन्ड के पास में अगर एक भी तरफ H होगा तो वो अल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर एक भी तरफ दोनों तरफ कार्बन चेन होगा तो वो कीटोन बन जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों बॉन्ड्स पर क्या है हमको पता नहीं है, बिकॉज दिस इज जनरल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं ऐसा कहता हूँ कि अल्डिहाइड भी मिल सकता है और कीटोन भी मिल सकता है। जब हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे तो हम लोग एक्जैक्टली समझ में आएगा क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यही रिएक्शन को, मतलब आई विल राइट ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, ऐसा लिखता हूँ, सॉरी ओजोनोलिसिस ऑफ कोई एग्जांपल लेते हैं इथीन। ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप बता सकते हैं मुझे इथीन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। तो इथीन इज नथिंग बट CH2 डबल बॉन्ड CH2 मेक इट रिएक्ट विथ ओजोन यानी O3। बहुत आसान रिएक्शन है, आपको दोनों पाई बॉन्ड आई मीन दोनों का जो डबल बॉन्ड है वहां पर जो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है दोनों बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं। तो दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2, मैंने देखो दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक कर दिए। अब क्या होगा, 1 ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक ऑक्सीजन इसको जाएगा, एक ऑक्सीजन इसको जाएगा एंड दे विल बी कनेक्टेड लाइक दिस। तो दिस इज द ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं जरा इसको ब्रैकेट करके लिख देता हूं कि इट्स एन इंटरमीडिएट जिसका नाम है ओजोनॉइड। नाउ ब्रेकिंग ऑफ ओजोनॉइड इज वेरी इजी। आप क्या कर रहे हैं, जिंक और वाटर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिंक रिएक्ट्स विथ 1 ऑक्सीजन, विच ऑक्सीजन नहीं, ये ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, सिर्फ उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जो दोनों कार्बन के बीच में बटा हुआ है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो दोनों कार्बन के बीच में बटा हुआ है। तो ये जो ऑक्सीजन इसका बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। दिस ऑक्सीजन गोज विथ जिंक टू बिकम ZNO। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन, ये पूरा सेक्शन अलग हो जाएगा, ये पूरा सेक्शन अलग हो जाएगा, मतलब बॉन्ड विल ब्रेक समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। ये सेक्शन अलग हो जाएगा एंड ऑल्सो द बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, तो ये सेक्शन भी अलग हो जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर बनेगा आपके पास में CH2 जिसके पास एक ऑक्सीजन है। तो इफ दैट कार्बन वांट्स टू मेक ऑल 4 बॉन्ड्स एंड ऑक्सीजन वांट्स टू मेक अ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक ऐसा पाई बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली ये साइड का जो सेक्शन है उसको अगर आप कलेक्ट करोगे ये साइड का सेक्शन, तो यू विल ऑब्टेन सेम सेक्शन CH2 डबल बॉन्ड O। सही बात है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करके लिखूं तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, C डबल बॉन्डेड टू O, इधर को एक H है, इधर को भी एक H है। तो आप देखेंगे तो दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम मिल रहा है, मीन्स यू आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड ओनली। नाउ व्हाट इज दिस कंपाउंड, C डबल बॉन्डेड टू O, एक तरफ H दिखेगा तो दिस बिकम्स अल्डिहाइड, और एक कार्बन वाला जो अल्डिहाइड होता है उसका कॉमन नेम हमको पता है कि वी आर गेटिंग फॉर्मल्डिहाइड ओवर हियर। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, या फिर IUPAC में लिखूं तो मीथेनॉल। ठीक है, अल्डिहाइड का IUPAC में हम अल यूज करते हैं, तो मीथेनॉल ये कंपाउंड हमको मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में होगा कि किस तरह से ये रिएक्शन किया गया है। इसके ऊपर और भी बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप अपने बुक में अच्छी तरह से मेंशन करेंगे। देखो जैसे अगला क्वेश्चन दिया है ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन। तो प्रोपीन कैसा दिखाई देता है बेटा, प्रोपीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस कंपाउंड इज प्रोपीन, हमको पता है। और इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, ओजोनोलिसिस मतलब मेकिंग दिस रिएक्शन विथ O3। अब देखो क्या होगा कि दोनों जो बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो देखिए ये CH3 सिंगल बॉन्ड टू CH, ये तो एज इट इज ही रहेगा, आगे का जो CH2 है वो भी एज इट इज रहेगा, सिर्फ इन दोनों के डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। और उनके अक्रॉस हमको 3 ऑक्सीजन को बांटना है। तो कैसे होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा और एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आएगा, एंड इफ यू कंप्लीट बॉन्ड्स इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हमारे पास में बन रहा है बेटा, दिस इज कॉल्ड ओजोनॉइड। ठीक है, और इस ओजोनॉइड को अगर हम लोग ने जिंक और वाटर से रिएक्ट करवाया तो क्या होगा कि दिस जिंक इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 1 ऑक्सीजन, विच ऑक्सीजन, द वन विच इज शेयर्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों कार्बन के बीच में बटा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, जिंक। तो लेट मी राइट ZNO हियर। ठीक है, फिर बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होंगे, ये सेक्शन अलग हो जाएगा और वो सेक्शन अलग हो जाएगा। तो फिर बॉन्ड्स ब्रेक ऐसे होंगे, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक्शन अलग और ऐसे ब्रेक होगा तो ये सेक्शन भी अलग। तो देखते हैं ये वाला साइड का सेक्शन क्या मिलता है आपको, CH3 एज इट इज मिलता है, सिंगल बॉन्डेड टू CH एज इट इज मिलता है, कनेक्टेड टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, करेक्ट है। और इसको बॉन्ड्स कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ही होना चाहिए, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, राइट। प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है, CH2
CH2 के पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर उसको बॉन्ड कंप्लीट करने तो डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, लाइक दैट। तो इस तरह से हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट CH3 C डबल बॉन्डेड टू OH, यानी ये 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो लेट मी से दिस इज इथेनॉल इन IUPAC, और कॉमन नेम में अगर हम बात करें, आपको याद होगा, तो इसे हम कहते थे एसिड अल्डिहाइड। तो दिस इज हाउ वी गेट एसिड अल्डिहाइड ओवर हियर। दिस प्रोडक्ट अभी हमने देखा कि ये एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो कॉमन नेम लिखेंगे तो दिस बिकम्स फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और IUPAC नेम अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा मीथेनॉल। तो यहाँ पर देखो अल्कीन अनसिमेट्रिकल लिया था, तो ओजोन से रिएक्शन करने के बाद आपको 2 अलग अलग कंपाउंड्स मिलने लगे। एक का नाम था इथेनॉल, एक का नाम है मीथेनॉल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन समझ में आया होगा। उसी तरह से देखो अगला रिएक्शन भी करके देखते हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। इस कंपाउंड का अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपको और अच्छा नॉलेज आएगा कि किस तरह से रिएक्शन होता है, और इसके बाद तो मुझे लगता है कि आप सारे एग्जांपल्स खुद से कर पाएंगे। तो 2-मिथाइल प्रोपीन कैसा हो जाएगा, देखो प्रोप मतलब कितने कार्बन, 3, करेक्ट है। उसके 2 पर अगर हम मिथाइल ग्रुप को लिखते हैं तो लेट अस सी मिथाइल ग्रुप और इन यानी डबल बॉन्ड। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-मिथाइल प्रोपीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझेगा। लेट मी राइट 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, इस तरह से। इसके अक्रॉस हमने ऑक्सीजन डाल दिया, O3 डाल दिया, ओजोन डाल दिया। तो क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड नहीं लिखना है, बाकी सब एज इट इज लिखना है। तो क्या होगा, देखो ये CH3 एज इट इज, ये C एज इट इज, उसके ऊपर लगा हुआ CH3 एज इट इज, आगे का CH2 एज इट इज। सही बात है। अब डबल बॉन्ड हट जाएगा, उसकी जगह 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के बीच में आएगा, एक ऑक्सीजन इस कार्बन को लगा हुआ होगा और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को लगा हुआ, और दोनों ऑक्सीजन भी कनेक्टेड होंगे। सही बात है, इस तरह से। अब देखो इसके अंदर मैंने एक्शन किया किसका, जिंक एंड वाटर का। मुझे बताओ अब जो ऑक्सीजन है जो दोनों के बीच में बटा हुआ है वो कहाँ है। ध्यान से देखना, दोनों कार्बन के बीच में बटा हुआ ऑक्सीजन जो है वो ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों कार्बन के बीच में बटा हुआ। ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, तो ये दोनों जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल ऑक्सीजन से इनके। पर ध्यान रखना ये ऑक्सीजन इज बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो डू रिमेंबर, जिंक सिर्फ वही ऑक्सीजन को खींचता है जो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो जिंक विल ब्रेक दिस बॉन्ड लाइक दिस, जिंक ऑक्सीजन को पकड़ के बनाएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब बॉन्ड्स कैसे ब्रेक होंगे, कुछ इस तरह से ब्रेक होंगे, सही बात है। इफ यू ब्रेक दिस बॉन्ड तो क्या होगा, ये साइड का सेक्शन देखो, CH3C, उसके पास एक CH3 भी है और एक ऑक्सीजन भी है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, इस तरह से कंपाउंड हमको मिलेगा। प्लस इस साइड का सेक्शन क्या कहता है, CH2, उसके पास एक ऑक्सीजन है, तो डबल बॉन्ड में ऐसा कुछ बनेगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस कंपाउंड, बहुत ध्यान से, तो C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ कार्बन चेन है, मतलब इट्स अ कीटोन कंपाउंड। एंड इफ यू अंडरस्टैंड, 3 कार्बन वाला कीटोन है, इसका नाम हम प्रोपेनोन IUPAC लिखेंगे, तो प्रोपेनोन लिखना चाहिए, ठीक है, या फिर प्रोपेन 2-1 लिखोगे तो दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो ध्यान से लिखो, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकंड नंबर पे कीटोन है तो प्रोपेन 2-1, ये उसका एग्जैक्ट IUPAC नेम हुआ। आप इसका कॉमन नेम में लिख सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको IUPAC नेम, कॉमन नेम सारे याद होंगे, कैसे लिखे जाते हैं, हेड और टेल एक्सेट्रा सारे फंडे पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप प्लीज 14 चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो डाई मिथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं, और इसका बहुत फेमस नेम है बेटा, ये जो कंपाउंड है इसी का नाम होता है एसीटोन, ठीक है। तो आप एसीटोन कहो, डाइमिथाइल कीटोन कहो या प्रोपेन 2-1 कहो, तीनों एक ही बात हो गई, ठीक है। अब जो अगला कंपाउंड है ऑफकोर्स क्या है, CH2 डबल बॉन्ड को, मतलब ये एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड मिलता हुआ नजर आ रहा है, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो हो जाएगा मीथेनॉल, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आपको ओजोनोलिसिस समझ में आया कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा एग्जांपल्स लेके करने की जरूरत है, अब आप समझ ही गए हैं कि डबल बॉन्ड को हटाना है, ऑक्सीजन को काटना है, जिंक वो ऑक्सीजन को खींच के लेके जाएगा जो दोनों के बीच में बटा हुआ है, एंड देन द बॉन्ड्स ब्रेक एंड यू विल गेट द कंपाउंड्स व्हिच कैन बी ईदर अल्डिहाइड कीटोन और इट कैन बी अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक क्लियर रहे होंगे तो मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स होमवर्क में देता हूँ ओजोनोलिसिस के ऊपर, आप कोशिश करिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए होमवर्क में कर लीजिएगा कि मैं कहता हूँ आपसे ओजोनोलिसिस करके बताओ ऑफ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे दे दिया ब्यूट-1-इन, ठीक है। दूसरा कंपाउंड मैं आपको देता हूँ ब्यूट-2-इन, तीसरा कंपाउंड मैं आपको देता हूँ 2-मिथाइल ब्यूट-1-इन, ठीक है। और एक कंपाउंड मैं आपको देता हूँ 3,4, लेट मी राइट 3,4 नहीं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट-2-इन। तो ये 4 कंपाउंड हैं जिनके आपको ओजोनोलिसिस करना है, ब्यूट-1-इन, ब्यूट-2-इन, 2-मिथाइल ब्यूट-1-इन, 3,4 डाई मिथाइल ब्यूट-2-इन,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है मुझे बताइए, ठीक है। और फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज मुझसे बात करिएगा, तो मुझे समझ में आएगा आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ग्रेट। तो देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पॉलीमराइजेशन। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, और फिर मैं आपको एक्चुअली पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन सिखाऊंगा। तो देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इट इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर। पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो सर पॉलीमर क्या होता है ये भी तो हमें नहीं पता है, तो ठीक है अब देखते हैं पॉलीमर क्या होता है। तो देखिए पॉलीमर क्या होता है, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल का दूसरा नाम होता है मैक्रोमोलिक्यूल। तो पॉलीमर क्या होता है, इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, ठीक है, या फिर स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स की जगह हम लिख सकते हैं मोनोमर्स, ठीक है। तो देखिए पॉलीमराइजेशन क्या होता है, ये पॉलीमर बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आप रिपीट करते जाओगे तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, उस बड़े से मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, मोनोमर। तो और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप मोनोमर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, पॉलीमर में, उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। मतलब अगर मान लो ए हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है और बी हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल, ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल, तो ये हम मोनोमर्स कहते हैं, ये हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स। फिर आप कुछ रिएक्शन करेंगे तो बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल, मतलब एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, बहुत सारे ए के मॉलिक्यूल, बहुत सारे बी के मॉलिक्यूल होंगे, तो एक कंपाउंड बनेगा ए बॉन्डेड टू बी, बॉन्डेड टू ए, बॉन्डेड टू बी, बॉन्डेड टू ए, बॉन्डेड टू बी, बॉन्डेड टू ए। इस तरह से बड़ा सा चेन बनते ही चले जाएगा, है ना। और एन लिखेंगे यानी बहुत बड़ा चेंज होगा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस चेन के अंदर। तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल को रिपीट कर करके, देखो ए बहुत बार रिपीट हो रहा है, बी भी बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को रिपीट करके जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उस बड़े मॉलिक्यूल का नाम पॉलीमर होता है। वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो रिपीट होकर ये कंपाउंड बनाएंगे उसको हम मोनोमर्स कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है जिसमें मोनोमर्स को पॉलीमर बनाया जाता है बेटा, इसी को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको पॉलीमराइजेशन का जो फंडा है पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन कैसे करना है। तो ध्यान से सुनिए, ये उम्मीद करता हूं आपको लिखा होगा आपने, तो मैं रब कर देता हूं, ठीक है। आप अपने बुक में बाद में मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, ठीक है। तो देखिए इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कोई कंपाउंड है हमारे पास में इथीन, ये एक ही कंपाउंड हम ले रहे हैं और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, ठीक है। अब इसके अंदर हम करने वाले हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और हाई टेम्परेचर भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इस मॉलिक्यूल को रखेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ऐसा स्ट्रक्चर बनते ही चले जाएगा। इसलिए मैं डैश करता हूँ और ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट होते ही जाएगा एन टाइम्स तक, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम इथीन है, तो ये जो है वो बार बार रिपीट होने से बन रहा है, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है यानी ये पॉलीमर है, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलीइथीन। क्या नाम है इसका, पॉलीइथीन। अगर मैं प्यार से इस इथीन को इथाइलिन कहूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीइथाइलिन, ठीक है। और इसी को आप कहते हैं पॉलीथीन का कैरी बैग, जब हम लेके आते हैं सब्जी वाले के पास में प्लास्टिक का थैली, तो उसी को हम कहते हैं पॉलीथिलीन, ठीक है, या पॉलीइथीन। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला कंपाउंड होता है उस प्लास्टिक के अंदर। अब ये बहुत सारे टाइप का होता है, हाई डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी होता है, जैसे पानी का बॉटल जो होता है वो भी बनता है प्लास्टिक से, और जो कैरी बैग आती है हमारी जो सब्जी वाले के पास में होती है व्हाइट कलर की बारीक सी कैरी बैग होती है, वो भी वही प्लास्टिक से बनती है। तो दोनों में फर्क है ना, वो प्लास्टिक जो है वो पतला है और दूसरा जो बॉटल का प्लास्टिक है वो थोड़ा सा कड़क होता है।
इस तरह से। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलीइथीन भी आते हैं, इसके अंदर भी कैटेगरी होती है, हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी, ऐसे करके। तो हम लोग को 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है जिसमें हम पॉलीमर्स क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कितने तरह के पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो 12th में आने का सब्र रखिए, मैं आपको पूरा चैप्टर सिखाऊंगा पॉलीमर के ऊपर, तब वहां हम बहुत डिटेल में सारी चीजें देखेंगे और बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे, रबर्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। बट यहाँ तक आपको इतना याद रखना है इस चैप्टर के लिए कि इथीन का पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करोगे बेटा तो आपको पॉलीइथीन मिलता है, बस इतना ही रिएक्शन आपको अभी के लिए याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट याद रहेगा कि डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड एंड दिस मॉलिक्यूल्स कनेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ बिग मॉलिक्यूल। तो इट्स अ रिपीटिंग यूनिट विच इज गेटिंग रिपीटेड एंड द पॉलीमर इज फॉर्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पॉलीमराइजेशन की फंडा समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी रिएक्शन अल्कीन चैप्टर के अंदर, फिर अल्कीन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई मीन हाइड्रोकार्बन के अंदर से अल्कीन का पार्ट खत्म हो जाएगा, दे विल स्टार्ट विद अल्काइंस। एक लास्ट रिएक्शन और बाकी है। तो देखिए आखिरी रिएक्शन इस अल्कीन से रिलेटेड ये है कि हमको अल्कीन्स का ऑक्सीडेशन करना है। अब देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फंडा टू एक्सप्लेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में आपका नॉलेज इतना वास्ट नहीं होता है कि मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं कि ऑक्सीडेशन कैसे होता है। तो मैं जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाइड मैनर में करने की कोशिश करूंगा। जब आप धीरे धीरे 12th में आएंगे तब आपको मैं सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स क्या होता है, तब मैं ज्यादा अच्छे से शायद ये पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाऊं। और ये चीज वापस 12th में आने ही वाली है, तो वहां पे भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट फंडा बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू राइट ऑल द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन राइट नाउ, बिकॉज मैं लिख तो दूंगा लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू लेट यू नो, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है अल्कीन का, कि हम लोग क्या करेंगे, कोई अल्कीन जो मान लेते हैं ऐसे कुछ दिख रहा है, इसके अंदर हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे जो इसका ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन के कई मतलब होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का ऐड करना, या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करना, या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देना, या फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कर देना, ये एक बेहतरीन तरीका है समझ आने का, या फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना। ये सारे टर्म्स किसके होते हैं, ऑक्सीडेशन के होते हैं। ये सब अपने रेडॉक्स में कहीं ना कहीं सीखा होगा। तो ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन डालने वाले हैं और ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो इसके अक्रॉस मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा। तो अब यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करते हैं वो है KMNO4, बट दिस टाइम दिस KMNO4 इज एसिडिफाइड, ठीक है, एसिडिफाइड। नाउ देखिए इसके पहले हमने जब बेयर्स टेस्ट में KMNO4 यूज किया था, याद कीजिए हमने अल्कलाइन यानी बेस के प्रेजेंस में वो KOH यूज किया था, आई मीन KMNO4 यूज किया था इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH या फिर NaOH, इसके प्रेजेंस में हम यूज करते हैं। तो वो अल्कलाइन KMNO4 होता है, वो भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है। और KMNO4 को अगर हम किसी एसिड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे HCl में डिसॉल्व कर दिया या H2SO4 में डिसॉल्व कर दिया, तभी ये KMNO4 जो है वो एसिड की तरह ही, आई मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, KMNO4 अल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिफाइड मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जब मैं ऑक्सीडेशन पर्टिकुलर रिएक्शन कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन, तब आपको KMNO4 एसिडिफाइड कंडीशन में लेना है। अगर मैं बेयर्स टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता तो आपको अल्कलाइन KMNO4 लेना होता। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझा पा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एसिडिफाइड KMNO4 यूज करूंगा। डू रिमेंबर, रिएक्शन में क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड्स ब्रेक कर देना है, ठीक है। तो ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ठीक है, दोनों बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे तो आपको दो अलग कंपाउंड मिलेंगे। ब्रेक दिस बॉन्ड एंड सेपरेट दिस टू सब्सटेंसेस, और चुपचाप आपको क्या करना है, इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा के आ जाना है, कुछ यूं इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही आपने इन दोनों को तोड़ा, दिस कार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, दिस कार्बन आल्सो गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि इसमें से अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्मिक एसिड बन गया, ठीक है, जो ऐसा दिखाई देता है फॉर्मिक एसिड यानी एक कार्बन वाला एसिड, अगर इनमें से कोई भी एक साइड का कंपाउंड फॉर्मिक एसिड बन गया, तो याद रखना फॉर्मिक एसिड अपने आप को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स वाटर भी यहाँ से निकल जाएगा। यूं कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गया, CO2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ऐसा आप याद रखिएगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है। या फिर बहुत लोग ऐसे भी सीखते हैं कि ये हाइड्रोजन जो है वो लेटर ऑन ऑक्सीडेशन होकर वाटर ही बनता है। तो मैं सिंपली कहता हूँ कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, आई मीन जब भी फॉर्मिक एसिड बनेगा, वो अपने आप को कन्वर्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील कर देगा, ठीक है, याद रखना। और कोई एसिड अगर यहाँ बनता है, इट इज फाइन, इट इज एग्जिस्टिंग, बट अगर फॉर्मिक एसिड बना तो आपको फॉर्मिक एसिड कभी नहीं लिख के आना है, आपको लिख के आना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं इस पे, तो आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस को मैं कोई जनरल रिएक्शन से नहीं सिखा पाऊंगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स ओनली। तो लेट अस कंसीडर इफ वी हैव इथीन,
इफ वी हैव इथीन एंड मैं इसमें KMnO4 यूज करता हूँ, ठीक है, एसिडिफाइड, ठीक है, एसिडिफाइड यानी इन प्रेजेंस ऑफ HCl या फिर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, आपको इन दोनों को ब्रेक करना है, ये कार्बन और ये कार्बन लिखना है, प्लस साइन डाल देना, सो दैट आपको पता चले दोनों कंपाउंड अलग हो गए। अब देखो ये जो है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो कर दिया। इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना है, तो कर दिया। अब इसके पास और कोई कार्बन चेन है क्या? नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर एक हाइड्रोजन ही होगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ही होगा, तो यू कैन चेक इट आउट, यू विल गेट फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं बेटा? 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। पर मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आपको फॉर्मिक एसिड मिले आपको फॉर्मिक एसिड नहीं लिखना है, आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो आप ये लिखिए, फिर पेंसिल से लिखिएगा, ऑफकोर्स रब कर दीजिएगा और रब करके आपको इसको लिख देना है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। बैलेंस करके लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 कार्बन के लिए। इस तरह से आप बैलेंसिंग भी अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मिक एसिड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लिख जाएगा। सिमिलरली देखो अगर ऐसा कुछ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी प्रोपीन है, और प्रोपीन पे मैं आपको कहता हूँ कि भाई KMnO4 का एक्शन कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, एसिडिफाइड कर दो, ठीक है, जरा एसिडिफाइड ऐसा इस तरह से। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड को निकाल देना है और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिख के आना है। तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? CH3 एज इट इज C। ये जो C है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में लिख के आ जाओ, प्लस ये जो कार्बन है इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म्स में लिख के आ जाओ ऐसे। तो इसके पास क्या रहेगा? एक H ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन वाला एसिड यानी इथेनोइक एसिड बन रहा है, और इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है बेटा? एक कार्बन वाला एसिड जिसका नाम क्या होता है? कॉमन नेम में कहे तो फॉर्मिक एसिड, आईयूपीएसी नेम में कहे तो मिथेनोइक एसिड। तो मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, जब भी फॉर्मिक एसिड बन जाए आप फॉर्मिक एसिड लिखो ही मत, उसके जगह क्या लिख के आओ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिख के आओ। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब थोड़े एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पे रब कर देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप साथ में नोट्स बना ही रहे होंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे कुछ किया होगा कि समझो इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू कि ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ जैसे मैं कहता हूँ ब्यूट-2-इन, ऐसे कोई अल्कीन का ऑक्सीडेशन कह दिया। तो देखो ब्यूट-2-इन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे बेटा तो आपको समझेगा कि ब्यूट-2-इन ऐसा दिखाई देता है। सही बात है, दिस इज नथिंग बट ब्यूट-2-इन। इसका ऑक्सीडेशन करने बोला है, मतलब यू हैव टू यूज KMnO4, बट दिस टाइम यूज KMnO4 इन एसिडिफाइड कंडीशन। तो आप HCl लिख के आ सकते हैं, H2SO4 लिख के आ सकते हैं, फिर सिंपली एसिडिफाइड ऐसा इंग्लिश में लिख के आ सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं देगा। तो अब क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों कंपाउंड्स को अलग कर देना है। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको भी एसिड ग्रुप बनाना और इसको भी एसिड ग्रुप बनाना। तो यहाँ पर क्या है, CH3 एज इट इज, यहाँ से जो कार्बन है डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व उसको एसिड ग्रुप बना के आ दो, प्लस ये वाला जो है वो एसिड ग्रुप में तब्दील हो जाएगा, और उसके आगे जो CH3 है बेटा वो तो एज इट इज ही रहेगा, उसको कोई चेंजेस नहीं आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखो दोनों मॉलिक्यूल्स किसके बन रहे हैं, मैं कहूँ 2 कार्बन वाला एसिड यानी एसिटिक एसिड, या फिर आईयूपीएसी में कहूँ तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो दोनों ही मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड के बन रहे हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब भी फॉर्मिक एसिड बनता है तभी ही उसको आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो सारे लीनियर अल्कीन से, इसमें कहीं भी ब्रांच नहीं था, पर मान लेते अगर आपके पास ब्रांच होता तो क्या करते हैं? जैसे इसके बाद का एग्जांपल मैं ब्रांच वाला लेने वाला हूँ, तो ये रब कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने बुक में लिखा होगा। तो देखिए अगर हमारे पास ब्रांच अल्कीन है कि जिसके अंदर कोई ब्रांच है, तो क्या होगा? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने कर दिया ऑक्सीडेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपीन। तो देखिए 2-मिथाइल प्रोपीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सही बात है, इसका आपने कर दिया ऑक्सीडेशन, यानी आपने यूज कर दिया KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड कंडीशन, ठीक है। तो क्या होगा, आपने इसको ब्रेक कर देना। अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ये सेगमेंट अलग और ये सेगमेंट अलग, तो ये ब्रांच से सेगमेंट ऐसा कुछ दिखेगा, CH3 CCH3। अब देखो बेटा आप ना इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डबल बॉन्ड टू O और बॉन्डेड टू OH। ऐसा अगर आप करेंगे तो इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए ध्यान रखना बेटा कि ये जो ब्रांच्ड वाला कार्बन होता है, अगर वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो आपको एसिड नहीं, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड O लगाना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ऐड करना है। तो आप देखिए ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, वो कीटोन बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसी का नाम मैं इसमें फेमस नेम में लिखूँ तो एसीटोन हो जाएगा, कॉमन नेम में लिखूँ तो डाइमिथाइल कीटोन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आईयूपीएसी में लिखूं तो प्रोपेन 2 हो जाएगा,
उम्मीद करता हूँ आपको यूपीएससी ये सब चीजें तो मुझे आपको वापस नहीं सिखानी पड़ेगी, ठीक है। और सर इसका क्या हुआ, ये तो एक कार्बन वाला एसिड ही बनेगा, और एक कार्बन वाला एसिड हम जानते हैं कि क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और मैंने आपसे क्या कहा, फॉर्मिक एसिड का जिसका नाम आईयूपीएससी में क्या होता है, मीथेनोइक एसिड। अगर मीथेनोइक एसिड बनता है या फॉर्मिक एसिड बनता है तो आपको ये लिखना ही नहीं होता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसके जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिख के आना होता है इस तरह से। तो अगर मैं सारी चीजों को सिंप्लीफाई और सॉर्टेड करूं तो देखो ऑक्सीडेशन के दौरान आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास में फॉर्मिक एसिड बना तो उसको आप क्या लिखते हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखते हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर लीनियर अल्कीन है, लीनियर अल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कोई ब्रांच अल्कीन है, ब्रांच अल्कीन, जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में देख सकते हैं ये ब्रांच है अल्कीन के पास, तो अगर आपके पास में ब्रांच अल्कीन है बेटा, तो उस ब्रांच अल्कीन का आप कीटोन बना के आएंगे, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनना पॉसिबल नहीं है, उसका क्या बनेगा, सिर्फ कीटोन बनेगा। चलिए थोड़ा और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि क्या है आपके पॉइंट्स थोड़े और क्लियर हो जाए। रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए जैसे आपसे कहा गया है कि करिए ऑक्सीडेशन ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करिए। तो देखो ब्यूट 1 2 3 का 2 पे इन, 2 पे मिथाइल भी है और 3 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, कुछ इस तरह से। देखो तो ये मैंने बहुत ज्यादा हेवीली ब्रांच अल्कीन दे दिया है आपको, ठीक है। और इसका हमको करना है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी KMnO4 और SCB5 लिखिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, ये सेक्शन अलग ये सेक्शन अलग। इधर पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाना होता है, इधर पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बनाना होता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर आप लिखेंगे CH3C और CH3 ये तो यूनिट है ही, इस कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है इस वक्त ये ब्रांच है ना, इसलिए आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि देखो अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे एसिड का ग्रुप तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन पाता। सही बात है। सिमिलरली इस साइड वाला जो है वो भी ब्रांच में इन्वॉल्व है बेटा, अगर वो भी ब्रांच में इन्वॉल्व है तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो इस वक्त आपको कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, इनफैक्ट दोनों के दोनों कंपाउंड जो है वो एसीटोन है, वही मिलेगा आपको, ठीक है। आप एसीटोन के बाद में कॉमन नेम आईयूपीएससी पे भी लिख सकते हैं। सपोज अगर ऐसा कोई कंपाउंड दिया है कि देखो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूट 2 ठीक है। तो देखिए 2 मिथाइल ब्यूट 2 क्या होगा, ब्यूट 2 बना लेते हैं पहले, ये हो गया ब्यूट 2 और इसके मैंने 2 पे कर दिया मिथाइल। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा ऑक्सीडेशन करने से, तो आपने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, ठीक है। कैसे कर दिया, बाय यूजिंग KMnO4 एसिडिफाइड कंडीशन, ये आपको होमवर्क में करना है। कैसे करेंगे बताओ, आपको ये तोड़ देना है, ठीक है। इस साइड वाला कंपाउंड और इस साइड वाला कंपाउंड अलग हो जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हैं इस साइड वाला कंपाउंड जो है वो लीनियर है, इसके पास कोई भी ब्रांच नहीं है। अगर कोई भी ब्रांच नहीं है तो इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में लिख के आएंगे, तो क्या बनेगा, आगे का CH3 एज इट इज है, आगे का C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। ये एक एसिटिक एसिड है, ये कोई फॉर्मिक एसिड नहीं है जिसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड एज इट इज लिख के आएंगे, सही बात रहेगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है वो ब्रांच है। अगर वो ब्रांच है तो आपको पता होना चाहिए उसका एसिड नहीं बनता है बेटा, उसका क्या बनता है, कीटोन। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये कीटोन मिल रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से कोई भी अल्कीन दे दिया, लीनियर अल्कीन दिया हो या ब्रांच अल्कीन दिया हो, हमको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन करने के बाद उसके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। डू रिमेंबर दिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर रही होंगी। और इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अल्कीन्स के सारे रिएक्शन हमने कर लिए, अल्कीन्स को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ कि आप सभी रिएक्शंस यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि बहुत सारी थी, अंडरस्टैंड थोड़ा कंटेंट वास्ट है, बट यही सब प्रैक्टिस है और यही सारे रिएक्शन 12th में आने वाले हैं, तो क्यों नहीं हम अच्छे से करेंगे। हमारा 12th बहुत आसान हो जाएगा अगर ये अच्छे से किया तो आप प्लीज इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छी तरह से लिखिए, प्रैक्टिस करिए, हर एक होमवर्क जो मैंने दिया है उसको आप सॉल्व करिए, मुझसे वेरीफाई करवाइए ना। अगर आपको कोई डाउट आता है या कुछ नहीं समझते तो मुझसे पूछिए आके, मैं जरूर आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ होमवर्क में आप सारे रिएक्शन 2-2 बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा। ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेयर्स रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सारी चीजें आप अच्छे से करिएगा। और टेक्स्ट बुक के पीछे अगर आपसे हो सके तो क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। आई अंडरस्टैंड कि अल्काइन्स एंड एरोमेटिक जो इसी चैप्टर का पार्ट है बाकी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो अल्केन्स और अल्कीन से रिलेटेड होंगे, तो आपको उनको ट्राई करना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखते हैं आपको खुद को समझेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और साथ ही में अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और अल्कीन्स के यूजेस आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ने हैं। वो मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखा रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ही वर्बल है और सारी चीजें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिख के दी है।
तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वहीं से डायरेक्ट पढ़ लीजिए। हाँ, अगर आपको वहां पर कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई पॉइंट्स नहीं समझ रहे तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको सिखा दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बट आप एक बार रीड करिए बिकॉज इट इज डिस्क्रिप्टिव यार, उसमें कुछ सिखाना नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको पढ़ के समझना, दैट्स इट। ठीक है, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ यूजेस क्या है अल्कीन के, कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो याद रखना है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन आपको देखनी है एक बार टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट अच्छे से क्लियर रहा होगा। यूजेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से आपके नोटबुक में लर्न करके लिख लीजिएगा।